हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमें गज़ल पढ़ेंगे जो किसकी है, राजेंद्र मचंदा अबानी की है। ठीक है, जिसका नाम है ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए। ठीक है, तो इस पूरी गज़ल को हम तशरीह के साथ पढ़ेंगे कि वो गज़ल में क्या कहना चाह रहे हैं। हर एक एक शेर को हम पढ़ेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल। ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तवीले सफ़र से डरते हुए। अब क्या कहते हैं, देखिए बेटा, आज हम क्या पढ़ लेंगे, गज़ल है ना। तो गज़ल के क्या माने होते हैं, गज़ल किसे कहते हैं। तो देखिए, गज़ल की क्वालिटी ये होती है कि उसमें ना हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। ये पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है, दोनों मिसरे मिला के क्या बनता है, एक शेर बनता है। ठीक है, और ये शेर क्या होगा, अपने आप में मुकम्मल होगा, है ना। इस एक शेर की कुछ अपनी बात होगी तो ये दूसरे शेर की कुछ अपनी बात होगी। ठीक है, इसमें तसलसल नहीं होता है, याद रखना है आपको ये सारी छोटी छोटी बातें। इसमें ये जो है, ये क्या है, ये रदीफ़ है। ठीक है, और रदीफ़ से पहले आने वाला जो एक जैसी आवाज़ होती है, ये सब क्या कहलाता है, काफ़िया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जो पहला ये शेर होता है, इसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। तो जब दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होंगे तो इस शेर को हम लोग क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथे में, छठे में, ठीक है, फिर आपके इवन नंबर के हिसाब से आपके यहाँ पे काफ़ी और रदीफ़ होते हैं। ठीक है, देखिए तीसरे में नहीं है, देखिए पाँचवें में नहीं है ना। इस तरह से अगर आप पूरी गज़ल भी देखेंगे तो आपको देखिए सातवें में नहीं मिलेगा, छठे में मिल जाएगा, आठवें में मिल जाएगा, है ना, 10वें में मिल जाएगा, 12वें में मिल जाएगा। लेकिन जो इवन नंबर है ना, उन वो सॉरी ऑड नंबर है ना, उनमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और सबसे लास्ट का शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, यानी जिसमें वो अपना नाम ले। ठीक है, जैसे इसमें ये अपना नाम बानी ले, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो इसमें मक्ता नहीं है। अगर यहाँ पे ये अपना नाम लेते, कोई ऐसा शेर कहते जिसमें ये बानी का जिक्र करते, अपने तखल्लुस का जिक्र करते, तो वो मक्ता कहलाता। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं गज़ल को। इसका हर शेर क्या होगा, अपने आप में मुकम्मल होगा। तो एक शेर में कुछ बात होगी तो दूसरे में कुछ और बात हो सकती है। अब कहते हैं, ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, यानी जो ज़माना था, जो मकान थे, जो चीज़ें थी, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं जो हमारा रोज़मर्रा का दिन रात ये चीज़ें ना, ये मेरे सामने बिखरे हुए थे। लेकिन मैं क्या था, मैं ढेर हो गया तवीले सफ़र से डरते हुए, है ना। यानी कहते हैं, देखिए इसके दोनों मायने निकल सकते हैं। एक तो मायने ये निकल सकता है कि भाई हर इंसान चाहता है कि हम भी कामयाब हों, बहुत आगे निकले, पूरी दुनिया पे हुकूमत हम करें, है ना। लेकिन ये सफ़र इतना लंबा है कि मतलब इतनी आसानी से हमें हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो यही है कि मौत का ही ठिकाना नहीं है, कि कब इंसान कौन मर जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, और दूसरे मतलब ये भी निकल सकते हैं कि ज़माना, दुनिया सब मेरे सामने थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि भाई एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, और मैं तवीले सफ़र से क्या हो गया, डरता रहा, और डरते डरते क्या हो गया, मैं ढेर हो गया। ठीक है, तो दोनों मतलब निकल सकते हैं। तो यहाँ दुनिया की बात की गई है। अब यहाँ लिखते हैं, दिखा के लम्हा खाली का अक्से ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फ़रार करते हुए। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो ना कोई सवाल ऐसा होता है जिसे वो ढूंढने की कोशिश करता है। खाली वक्त में बैठकर कोई ऐसा सवाल होता है जो उसके दिमाग में खटक रहा होता है, जिसका वो जवाब तलाश करने की कोशिश करता है ना। लेकिन फिर एकदमी से कोई आके धुंधला सा उसे अक्स दिखा जाए, ला तफसीर, जो कि क्लियर ना हो, है ना। तो वो मुझे दिखा जाए और फिर मुझे अपने साथ लेके चला जाए, है ना। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी की उलझनों में, कश्मोकश में पड़ा हुआ है, और उसी बीच में सडनली कोई आता है और उससे कहता है, चलो अच्छा अब तुम यहाँ से चलो, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। यानी इस शेर में दुनिया की बेसबाती को दिखाया गया है ना, कि इंसान कितना मजबूर है, कितना कह सकते हैं उसके हाथ में कुछ भी नहीं है ना। चाहे वो बनने की कितनी कोशिश कर ले, मौत उसे एक सेकंड में आके ले जाती है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ बताने की उन्होंने कोशिश की है। अगले पे चलते हैं।
بس ایک زخم تھا دل میں جگہ بناتا ہوا، ہزار غم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں ایک زخم تھا دل میں جو لگا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ بہت گہرا زخم تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی شعر ہوتا ہے نا، اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ شعر کب لکھا گیا تو ہم اس کے صحیح معنوں تک پہنچ سکتے ہیں، ادروائز جو ہمیں لگتا ہے ہم وہ معنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو شعر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ شعر آزادی کے دوران لکھا گیا ہے کہ ایک نیا زخم ہے جو دل میں کیا کر رہا ہے، جگہ بنا رہا ہے نا۔ کیا زخم ہے؟ تقسیم ہند کا زخم ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی ہزار غم تھے ہمارے دل میں، لیکن کیا ہے، کبھی یاد آئے کبھی ہم بھول گئے۔ انسان کی زندگی خوشی غم ان سب سے، درد علم سے مل کے ہی بنتی ہے نا۔ بہت سارے غم ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں ہمارے اوپر سے اور گزر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، جنہیں ہم کتنی بھی کوشش کریں وہ مٹتے نہیں ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو جو آزادی کا زخم تھا، بلکہ ہم یہ کہیں تقسیم ہند کا جو زخم تھا، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا زخم ہے جو ہمارے دلوں پہ کیا کر رہا ہے، جگہ بنا رہا ہے نا۔ ایک ایسا زخم جو کبھی نہیں بھرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، اب لکھتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی دونوں کی بات کرتے ہوئے، ہے نا۔ اب یہاں پہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی جب دو محبت کرنے والے آپس میں لڑتے ہیں اور رشتوں کو ختم کرنے کی کگار پر پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جو رشتوں کا ٹوٹنا ہے نا، وہ کیا ہے، اس رشتے کا آخری حسن ہے نا، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی چیز نہیں ہوتی دوبارہ، ہے نا۔ دو محبت کرنے والے، ضروری نہیں ہے کہ محبت کرنے والے ہم کہیں کہ بھئی اس طرح سے محبوب اور عاشق ہی ہوں، بھئی دو محبت کرنے والے بھائی بہن بھی ہو سکتے، لڑائی ہو جاتی ہے نا۔ دو محبت کرنے والے اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں، ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے جب ہمیں لڑائی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دونوں طرف خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کریں گے تو صلح ہو جائے گی، پھر لڑائی کیسے رہے گی، ہے نا۔ اور ہمیں تو لڑائی چاہیے، ہم تو ٹھانے بیٹھے کہ ہم تو لڑ کے ہی جائیں گے یہاں سے، ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کسی سے پتہ چلی ہے تو اسے کلیئر کر لیجئے ایک بار، تاکہ آپ کی لڑائی نہ ہو، ہے نا۔ اور اچھے دوستوں میں تو کبھی لڑائی ہونی ہی نہیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی ہو اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ رشتے ہی ٹوٹ جائے، دوستی ہی ختم ہو جائے۔ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو لوگوں میں آج کیا ہو رہا ہے، دوستی ٹوٹ رہی ہے، یہ بھی خاموش کھڑے ہیں، یہ بھی خاموش کھڑے ہیں، ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو خاموشی کا عالم یہاں دکھ رہا ہے نا، کہ یہ بھی خاموش ہے، یہ بھی خاموشی، جو خاموشی کا عالم ہے، یہ ایک عجیب ہی حسن ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ حسن آخر ہے نا۔ اس کے بعد کوئی حسین منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک، آگے آ جائیے، اگلا لکھتے ہیں، عجب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر، سبھی بچھڑ گئے دریا سے پار اترتے ہوئے۔ اب دیکھیے، اس کے بھی ہم دونوں مطلب نکال سکتے ہیں، ایک آزادی کا مطلب بھی نکال سکتے ہیں اور ایک دنیا کا مطلب بھی نکال سکتے ہیں۔ اب کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں یہ مان لیجئے ایک بستی ہے، ٹھیک ہے، ایک لوگ اس بستی کے ادھر کنارے کھڑے ہیں، ایک اس کنارے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو لوگ ہو گئے، تو کہتے ہیں جب یہ کراس کر کے ادھر جانا ہے نا، تو 8,10,000 لوگ یہاں تھے، وہ یہاں پہنچتے پہنچتے کیا ہو گئے، بچھڑ گئے۔ یعنی جب تقسیم ہند ہوا ہے تو ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لوگ ہندوستان اور پاکستان میں ہجرت کر رہے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لوگ جا رہے تھے، یہ سب آپ جانتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا ہوتا تھا، جب ادھر سے چلتے ہیں نا تو پوری فیملی ہوا کرتی تھی، اور ادھر پہنچتے پہنچتے بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے تھے، دنگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، ہے نا۔ بہت سارے لوگ بھٹک جاتے تھے راستہ، اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی راستے کی اذیت کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ تھک کے اپنا دم توڑ دیا کرتے تھے۔ تو چلے تو ادھر سے 10 تھے، پہنچے یہاں 5 ہی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ایک یہ بات ہو گئی آزادی کو لے کر کہ بھئی عجیب نظارہ تھا، ہے نا، بستی کے اس کنارے پر سبھی بچھڑ گئے دریا پار اترتے، یعنی ایک ادھر سے ادھر پہنچتے میں کیا ہو گئے، سب پار اتر گئے، یعنی بچھڑ گئے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ہم آتے ہیں ایک ساتھ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش ایک ساتھ ہو جاتی ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ میاں پاس، اللہ پاک پاس کب جائیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ مطلب یہ کہ دنیا جو ہے نا، سب کو ایک ساتھ نہیں رکھتی، اللہ پاک پاس پہنچتے پہنچتے ہم سب بچھڑ جائیں گے،
ہے نا, किसी को नहीं पता होगा कि कौन कहाँ है. तो हम जब पैदा हुए हैं तो ये हमारा क्या है, बस्ती का एक किनारा है, और जब हम मौत के पास पहुँचेंगे तो बस्ती का दूसरा किनारा है, और रास्ते में तमाम लोग क्या होते हैं, बिछड़ते रहते हैं. ठीक है, तो कहते हैं अजीब नज़ारा था बस्ती का, इस किनारे पर सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए. ये दुनिया क्या, ये दरिया है ना. दरिया से जब हम पार उतर रहे हैं, यानी कहाँ जा रहे हैं, इस दरिया को क्रॉस करके अल्लाह पाक पास जा रहे हैं, तो क्या हम और आप दोबारा कभी मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे भाई. अल्लाह पाक पास हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं कि कौन है ना. इनफैक्ट सगे भाई बहन भी मुश्किल ही होगा उन्हें पहचानना. आ रही है बात समझ में? खैर आगे आ जाइए. लिखते हैं, मैं एक हादसा बनकर खड़ा था रास्ते में, अजब ज़माने अजब ज़माने मेरे सर से थे गुज़रते हुए. यानी मैं क्या था, एक हादसा बन के खड़ा था, है ना. इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर अपने मकसद को कामयाबी की तरफ ले जाता है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर वो धोखे में रह जाता है ना, या उसे कोई सही राह नहीं दिखाता, तो क्या वो एक हादसा बन के रह जाता है ना. यानी क्या होता है, आपने देखा होगा सड़क के किनारे रोड चल रही है, अगर कोई एक हादसा हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो क्या है, लोग उसे देखते हुए गुजर जाएंगे, कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, है ना. वही कह रहे हैं कि मैं भी ना सड़क के एक किनारे क्या है, एक हादसे की तरह खड़ा हूँ, लोग आ रहे हैं और मेरे सर के पास से क्या है, गुजरते जा रहे हैं. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दुनिया में भी यही चीज़ है, सराय फ़ानी है दुनिया भी, और ये रियलिटी भी है. आजकल लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना. हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें यही नहीं पता होता. ठीक है, तो उसी चीज़ को दिखाने की यहाँ इन्होंने कोशिश की है. असल में इनकी हम कह सकते हैं जो पूरी गज़ल है, ये कुछ अशार ऐसे हैं जो आज़ादी की तरफ ज़्यादा हैं, और कुछ अशार ऐसे हैं जो दुनिया की बेसबाती और सराय फ़ानी को दर्शाते हैं. ठीक है, उसको पेश कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको राजेंद्र मनचंदा की ये जो गज़ल है अच्छे से समझ में आ गई होगी.